पहले थोड़ी जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए ताकि इस दिन की हम शुरुआत कर सके। कम ऑन स्टूडेंट्स। सो एज यू ऑल नो कि आज अब 9th एडिशन आ चुका है। इससे पहले काफी सारे एडिशन आ चुके हैं और कितने सारे अमेजिंग एक्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है। हमने सबके साथ बातचीत करी है, सबसे मिले हैं एंड वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद देम। आज यहाँ पे काफी रिनाउंड एक्टर्स, डायरेक्टर्स हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा शोर मचाएंगे फॉर जाकिर हुसैन। एवरीबॉडी लेट्स डू दिस टुगेदर। So now please put your hands together for an actor who has made a lasting impact with his powerful performances and unique portrayal of diverse characters. From his memorable roles in films like Sarkar, Johnny Gaddar, Singham Returns, or be it a web series called as Fuzzy, to his incredible work in television, he has consistently showcased his remarkable talent. Now students, girls and boys, please put your hands together. Give it up for none other than Zakir Hussain. Everybody come on, please put your hands together for Mr. Zakir Hussain. Now I would like to call on stage our festival director, Mr. Rajesh Sharma. Our karta dharta of the event, everybody. Zordar taaliyan. Now let's have a big round of applause, everybody, for the 9th edition of Dehradun International Film Festival. Now may I request Mr. Zakir Hussain to please join the stage. Loudest round of applause. Loudest. Come on, you have to be a little louder. मेरठ के पास मेरा एक कस्बा है 15 किलोमीटर बागपत की तरफ जाते हुए। काफ़ी मशहूर है। हाँ, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना टेलीविज़न था, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से जब दिल्ली आना हुआ तो घर में कुछ नहीं था। तो मालवीय नगर में हमारा घर है, हमारे पिताजी वहाँ पे ठेकेदारी करते थे। तो मार्केट में चले जाते थे और वहाँ टीवी की दुकान थी, वहाँ पे खड़े होकर देखते रहते। तो ऐसा कुछ नहीं था कहीं से भी कि एक्टर बनना है या कुछ ऐसा करना है। वो तो अपने आप ही धीरे धीरे वक्त ने उस तरफ कनेक्ट कर दिया तो हो गए। मेरे ख्याल 93 में आप एनएसडी से पास आउट हुए। 93 में पास आउट हुआ था, लेकिन मैं थिएटर शुरू कर दिया था मैंने 1982 में। 82 ओके, दिल्ली में जी। अच्छा, ये जैसे आज के स्टूडेंट्स हैं, इनका मेरे ख्याल से शायद 7th 8th के आसपास ये लोग मन बना लेते हैं मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। उस ज़माने में मतलब मैं भी उसी के आसपास था, इतना डायरेक्शन हमारे को पता नहीं होता था कि कहाँ जाना, क्या करना है। तो आपने कब ये प्रॉपर डिसाइड किया कि मुझे एक्टर ही बनना है? 87 में डिसाइड किया था, जब मैं 5 साल एमेच्योर थिएटर कर चुका था। और 87 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। तो अब होता क्या है कि एक सेटअप थोड़ा रहता है कि फैमिली वाले सोचते हैं पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, अब शादी कर दो इसकी। यही होता है ना। बिल्कुल। और पढ़ाई लिखाई में आजकल नहीं होता है, आजकल बच्चे खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करनी है। तो पढ़ाई लिखाई के बाद क्या कि शादी कर दो। मैं क्या बोलने वाला था जने, तो ये सोचा जाता है कि भाई, तब मैंने तब सोचा कि यार मुझे ये 5 साल हो गए करते हुए। वो तो हंसी मजाक में करते थे हम एमेच्योर थिएटर, पढ़ाई भी चल रही है, स्कूल भी चल रहा है, कॉलेज भी चल रहा है, कुछ भाई के साथ काम भी कर रहे हैं, कुछ काम भी चल रहा है, और शाम को थिएटर करने भी चले गए। तो तब सोचा कि अगर यही करना है तो इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी।
तो फिर सोचा कि अब कैसे पढ़ें, तो एक्टिंग कोर्स किया पहले 1 साल का, फिर 2 साल कुछ और किया, फिर 3 साल LSD, तो उस तरह से चीज़ें बनी। स्टूडेंट्स आप लोग शायद जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के क्वालिफाई करना, क्लियर करना कितना मुश्किल होता है। NSD जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसमें मेरे ख्याल से जब आपने एडमिशन लिया हुआ तो कुछ 15-20 सीटें रही होंगी पूरे इंडिया में। पहले 20 होती थी जी। अब शायद ज़्यादा भी हो गई हो, 25 हो गई। हाँ नहीं, आपके टाइम मेरे ख्याल काफी। उससे पहले भी 1-2 बैचेस ऐसे गए हैं जिसमें 22-24, पर कुछ बैचेस गए हैं जिसमें 6 या 7 ही थे। पर पूरे हिंदुस्तान में से उन 20-22 लोगों में एक्चुअली क्या है, उसका एक सिस्टम था पहले। NSD के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, और वो पहले स्कॉलरशिप थी स्टेट वाइज। ओके। तो जब 20 स्टेट थे तो 20 ही स्कॉलरशिप थी। अच्छा। तो हर स्टेट से जब स्टूडेंट सेलेक्ट होता था, वो इसलिए किया गया था कि हर स्टेट से स्टूडेंट आ सके, तो उसको अपने स्टेट से स्कॉलरशिप लेके आनी पड़ती थी। फिर बाद में स्कॉलरशिप हमारे टाइम पे स्कूल के पास आ गई सारी, तो अब उनके पास ये कंपल्शन खत्म हो गया था कि आपको हर स्टेट से लेना ही। तो पहले ये इस वजह से ये होता था कि कोई अच्छा स्टूडेंट भी है तो उसका नहीं हो पाता था, बिकॉज कि आपको दूसरे स्टेट से लेना है। दूसरे क्या होता था कि 20 सीटों में 4 तो मैक्सिमम या मिनिमम कर लीजिए फीमेल सेलेक्ट होंगी। कितने बचे? 16। हाँ। उसमें से 2 SC/ST का कोटा होता है, 14 रह गए। 14 में से 2 फॉरेन सीट्स होती हैं, 12 हो गए। तो 12 पे असली हम जैसे लोगों का कंपटीशन होता है ऑल ओवर इंडिया। वाह, ये अलग बात है, अपलॉज होता है पूरे हिंदुस्तान में से उन 12 लोगों में अपना नाम दर्ज करना। ये अलग बात है कि अगर फॉरेन सीट से कोई नहीं आया या SC/ST कोटे से कोई नहीं आया तो फिर 16 हो जाते हैं। ये UPSC से भी टफ एग्जाम हो गया मेरे हिसाब से तो। हाँ, IAS IPS से भी। और वहाँ एक चीज़ और है, अब है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि NSD जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो वहाँ किसी की अप्रोच नहीं चलती, जो भी अच्छी बात है। वहाँ वो जिसको पसंद करते हैं उसको ले लेते हैं, और उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपको ले लिया जाएगा। वो कहते हैं जब आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं तो हम क्या सिखाएंगे आपको। तो बड़ा अजीब सा एक वहाँ पे क्राइटेरिया है, जी। तो ऐसा ही होता है। तो अब जो है वहाँ पे, क्योंकि सारा पैसा या सारा स्कॉलरशिप NSD के अपने पास है, तो UP से 3 लोग, कहीं से 4 लोग, कहीं से 2 लोग ऐसा ले सकते हैं, लेते हैं। अब फिल्मों में आपने जब काम शुरू किया है, जब से मैक्सिमम रोल्स आपने नेगेटिव किए हैं मेरे ख्याल से, ऐसा प्रतीत होता है। मतलब जो आपके फेमस रहे हैं, जो जितने भी कैरेक्टर्स। जी। थिएटर में भी यही था या थिएटर में आप अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स कर लेते थे? देखिए थिएटर में क्या होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। थिएटर में जो चीज़ होती है वो अलग अलग तरह के किरदार होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये अप्रोच फिल्मों में आके होती है। तो क्या आप मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री टाइपकास्ट कर देती है एक्टर को, एक ही तरह के रोल्स अच्छे मिलने लगते हैं तो फिर वैसे ही मिलने लगते हैं? क्या होता है, जब आप थिएटर कर रहे हैं तो थिएटर में आप जो लोग आपको देख रहे हैं, उसमें थिएटर से मतलब खाली नाटक ही करने नहीं होते हैं, उसमें छोटे छोटे सीन वर्क्स होते हैं, क्लास वर्क होते हैं। तो उसमें आपके टैलेंट की पहचान लोग कर लेते हैं कि इसमें ये भी पोटेंशियल है, इसमें ये भी पोटेंशियल है। ऐसे ही फिल्मों में जब आपका इंट्रोडक्शन कितना स्ट्रांग हुआ है, पहली फिल्म में ही मेरा इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि आप जॉनी गद्दार की बात करें या सरकार की बात करें, तो उसमें लोगों को एक आइडिया लगा कि हाउ नेगेटिव ही कैन प्ले एंड ऑल दिस। तो फिर वो सिलसिला चला। फिर
राजकुमार संतोषी साहब ने मुझे कॉमेडी ऑफर कर दी, मैंने वो किया तो उनको लगा कि अरे ये तो हंस भी लेता है ना, हंसा भी लेता है, सीरियस जैसा चेहरा दिखने वाला आदमी, हम तो लग रहा था ये जिंदगी में हंसता भी नहीं होगा। तो ये मौके मिलने की बात है। आपने बात की सीरियस दिखने वाला आदमी, मैं आपकी जो जब मैं आपसे मिला नहीं था, मेरे दिमाग में एक्सप्रेशन मतलब ये इंप्रेशन था कि आप काफ़ी सीरियस हैं और हंसी मजाक से शायद आप थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हमने, मैं जिस शो की बात कर रहा हूँ सैंडविच फॉरएवर जिसमें आपने किरदार किया, हमें लगा कि अगर ये इस तरफ आए तो शायद कुछ कमाल करेंगे, और आपने किया भी। तो जब नेगेटिव या सीरियस रोल्स करने के बाद कॉमेडी करने का मौका मिलता है, कितना एंजॉय करते हैं उसको? वो ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। मैं अभी स्टूडियो में बैठा हुआ था तुला के, तो मैं यही बात कह रहा था कि इंसान पैदा होता है रोते हुए और हंसने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ हंसने के लिए कर रहे हैं, खुश रहने के लिए कर रहे हैं। बाकी सीरियसनेस, दुख, वो तो आपके चारों तरफ है, पीछे पीछे है। बिल्कुल। तो इसीलिए कॉमेडी मुश्किल होती है, क्योंकि हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो आपने बखूबी किया है। थैंक यू। ऐसा अगर मैं आम लोगों की बात करूं, लेमन की बात करूं, जब तक मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आता, मेरा भी ऐसे सोचना था कि शायद एक्टर दो तरह के होते हैं। एक वो जो किसी भी कैरेक्टर में ढलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं, और एक वो जो शायद घर से हंसते खेलते आते हैं और सेट पे आकर अचानक स्विच ऑन होता है, वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। आप किस तरह के एक्टर हैं दोनों में से? मैं तो सच कहूँ तो मैं उतना सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, पर ये है कि हाँ, मैं मुझसे जो करवाने वाले लोग हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, तो मैं उनकी बात सुनता हूँ। तो सुनता हूँ तो फिर क्योंकि वो बताएंगे ना उनको क्या चाहिए। डायरेक्टर से एक्टर बेसिकली मैं तो प्रोवाइडर हूँ, मतलब मैं तो किराने की दुकान चलाता हूँ टाइप ना जी। तो अब ये है कि मेरे पास कुछ है चीज़ें जो सीखी हैं या रखी हैं खजाने में, तो अब वो कहाँ कैसे निकलेगा, तो एक कनेक्शन तो आप देंगे। एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है जब आपके बारे में सोचता हूँ कि जब आप जॉनी गद्दार जैसी फिल्म करते हैं जिसमें जो किरदार है वो एक्टर्स से कहीं ज़्यादा बड़े हैं मेरे हिसाब से, दूसरी तरफ एक सरकार जैसी फिल्म है जिसमें एक एक्टर ऐसे हैं जो हर किरदार से ऊपर है, दोनों करते हुए आपको कोई डिफरेंस नजर आता है या आपके लिए वो सेम ही चीज़? नहीं, मेरा क्या है, मैं एक बड़ी सच्चे दिल से एक थियरी में बिलीव करता हूँ कि अगर मैं देखता हूँ कि हमारे फील्ड में एक्टर किस पोजीशन पे खड़ा है, तो मुझे समझ में आता है कि जो रिले रेस होती है, हाँ, रिले रेस में 3 लोग भागते हैं, एक भागता है, फिर दूसरे वाले को डंडा पकड़ाता है, फिर वो भागता है, फिर तीसरे वाले को पकड़ाता है। अब वो लास्ट वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्रॉस करेगा तो जीतेंगे तीनों, नहीं करेगा तो नहीं जीतेंगे। तो एक्टर को मैं वो मानता हूँ लास्ट वाला, कि राइटर ने स्क्रिप्ट लिख दी, डायरेक्टर ने अपना विजन बता दिया, कॉस्ट्यूम वाले ने कॉस्ट्यूम दे दी, सेट वालों ने सेट लगा दिया, म्यूजिक वालों ने म्यूजिक तैयार कर लिया। अब इन सबको दिखाना एक्टर का काम है ऑडियंस के पास, इसके अलावा तो और कुछ भी दिखता नहीं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप डायरेक्टर की बात समझें, राइटर की बात समझें, और जो और लोगों ने मेहनत कर रहे हैं पीछे, उन सब को लेके जब आप लास्ट में भागेंगे तो आपको वो वजन महसूस करना पड़ेगा अपने ऊपर, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप कैसे रेस जीतेंगे? बिल्कुल, बड़ी अच्छी एनालॉजी है। मैं इस तरह से कभी सोचा नहीं, आपने कमाल का एक। मैं ये मानता हूँ हमेशा, तो ये जिम्मेदारी आ जाती है फिर कि
अब जैसे ये वाली बात है कि आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी कि भैया शेर बैठा हुआ है, उसके सामने जो है एक बकरी का मेमना आपने बिठा दिया, अब हिम्मत है तो करिए, नहीं है तो शेर खा जाएगा आपको। आप वापस सकते हैं एनएसडी की दिनों में जी। हंसने हंसाने की बात करते हैं तो ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स में भी हैं इसमें, और हॉस्टल लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ तो ऐसी शैतानियाँ और हरकतें होती हैं जो बाद में याद करके जी। आप लोग को भी हंसी आती होगी। आप बैच में कौन कौन थे शरारती लोग जिनको जो पब्लिक जानती है, जिनको थे सब कल ही मिले थे। आदिल हुसैन साहब जी, अनूप, सोनी, अच्छा, राजेश तेलंग, हरीश, ये सब लोग मोर यंगर देन अस, जी। 1-2 साल छोटे बड़े। कुछ ऐसे इंसिडेंट याद है आपको वहाँ के? इंसिडेंट्स बहुत है, इंसिडेंट्स तो इतने हैं, लेकिन एक कुछ अजीब सा फिनोमेना ये था कि हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर। ना मोबाइल फ़ोन थे, ना टेलीविज़न उतना था, केबल शुरू हुआ था 92 में, तो उसमें थोड़ा चार्म सिर्फ क्रिकेट देखने का होता था, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत पढ़ाकू थे, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल काम करना 90% प्रैक्टिकल है, तो उसी में इतना टाइम निकल जाता था। उसी के बीच में हरकतें भी कर लेते थे, थोड़ा बहुत किसी को छेड़ दिया, किसी को ये कर लिया। और हमारे पास जो है ऐसा नहीं था कि अभी अरे थोड़ा ब्रेक ले ले, ऐसा बिल्कुल नहीं था जी। वो तो ये था कि इस क्लास से दूसरी में जाना तो वही ब्रेक है बस, और क्या। तो जैसे एक बड़ी, आपको अजीब लगे, बड़ी फिलॉसफी की बातें कर रहे, दिल जो है आपका वो कभी ब्रेक नहीं लेता जी, है ना, वो धड़कता ही रहता है। पिछले 60 साल से धड़क रहा है जी, जिसकी भी जितनी उम्र है, लेकिन वो ब्रेक कब लेता है? वो एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच में जो वक्त है वो उसका ब्रेक है। क्या बात है। तो ऐसे ही एक क्लास से दूसरी क्लास जाना ही ब्रेक है। जी। और हमने कभी चाहा भी नहीं कि, अच्छा उसके बीच में सारी चीज़ें होती भी रहती थी क्लासरूम में, इधर उधर। हमारी एक टीचर थी निभा जोशी, और कमाल की टीचर थी जी। और उनका सब्जेक्ट जो था वो इतना मुश्किल था कि उनकी क्लास में नींद आती थी। अच्छा, वो सब्जेक्ट था एस्थेटिक्स। ओह अच्छा, एस्थेटिक्स का भी एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ, वो आर्ट में एस्थेटिक्स क्या होती है ना जी। तो वो पढ़ाते पढ़ाते कई लोग सो जाते थे क्लास में। हाँ, तो कोई बोलता था मैडम देखो वो सो रहा है, तो बोलती थी आप तुम पढ़ो ना, तुम चुप रहो, सोने दो। अच्छा, तो वो बेसिकली इस तरह की चीज़ें हैं, तो ऐसे हंसी मजाक सब क्लास में भी चलता रहता था, है ना। तो बदमाशियाँ भी चलती रहती थी, अब क्या तो बताएं। एक ज़माना था जब जैसे आपने डिसाइड किया कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो एक्टिंग की पढ़ाई ही करनी चाहिए। आज स्टीरियोटाइप्स टूट चुके हैं, आज इंजीनियर्स एक्टर बन रहे हैं, आज आईआईटी करके लोग राइटर बन जाते हैं, प्रोड्यूसर बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हैं, यूथ हमारे सामने बैठा है, इनको अगर आपको एज डायरेक्शन या एक कह लीजिए कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह अगर कुछ मैसेज देना हो, अगर इस फील्ड में आना है तो क्या देना चाहेंगे? पढ़ाई लिखाई जो है ना वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती, चाहे आप कुछ भी पढ़ लीजिए। जी। एक चीज़ होती है डेस्टिनी, वो आपको कहाँ ले जाएगी ये आपको भी नहीं पता। जी। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे थिएटर में जो आज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, वो छोड़ के अपना फैमिली बिजनेस या कुछ या उसमें चले गए। जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमने देखे हैं, हमारे टीचर्स भी रहे हैं जिन्होंने की थी इंजीनियरिंग और ज़िंदगी भर थिएटर कर रहे हैं। जी।
हमारे एक टीचर थे जिनके साथ हमने पढ़ाई की एनएसडी में, उनका नाम है प्रसन्ना। वो एनएसडी के स्टूडेंट भी हैं खुद, अच्छा पुराने जी। और वो केमिस्ट्री में कुछ उन्होंने पढ़ाई की थी, फिर एनएसडी में आ गए। तो वो एक्टिंग को समझाते थे केमिकल रिएक्शन से। अच्छा, कि अगर इस केमिकल में ये केमिकल मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, वैसा एक्सप्रेशन चाहिए मेरे को। वाह। तो नाउ ही अंडरस्टूड एंटायर थिएटर एक्टिविटी From the lens of थ्रू chemistry. केमिकल्स। तो ऐसे ही और बहुत सारे लोग मिलते हैं। जैसे जब मैं राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम कर रहा था, तब उन्होंने मुझे बताया, वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की है, ठीक है। तो ही सेड कि फिल्म देखने के पैसे नहीं होते थे जी। अब वो इंजीनियर बन के उन्होंने वीडियो लाइब्रेरी चलाई, लोगों के घरों में कैसेटें देने जाते थे, ठीक है। उस वजह से उन्होंने सारा सिनेमा देखा। तो कहते मेरी फिल्मों का म्यूजिक का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे कॉलेज के पास एक थिएटर था, उसमें स्क्रीन की आवाज़ बाहर आती थी। ओके। तो मैं वहाँ बैठ के बाहर सुनता था फिल्म, साउंड सुनते थे पूरी। हाँ, और उस साउंड से मैं ये सोचता था कि विजुअल कैसे होंगे। अरे वाह। क्या तो बात। आपकी कोई भी पढ़ाई ज़ाया नहीं जाती। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे, जैसे मैं सिनेमा स्लाइड्स बनाता था। अच्छा। 6-7 साल मैंने कमर्शियल ये आर्ट का काम किया है ओह। भाई के साथ। मेरे भाई करते थे स्क्रीन प्रिंटिंग और जी ये। जी कारपेंट्री मेरा खानदानी काम है, जी। मुझे वो भी आती है वाह, क्या बात है ना। मेरी दादी चरखा काटती थी, तो हमें चरखा काटना भी आता है। है। अरे वाह। और ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अपने उसमें यूज़ हुई एक्टिंग की फील्ड में। हाँ, जब मैं बॉम्बे में पहला या दूसरा सीरियल था रमेश सिप्पी साहब का, उसका नाम था गाथा। जी। तो उसमें ये था कि अंग्रेज़ों का दौर चल रहा है और फैमिली है, और हमारे पिताजी जो रोल कर रहे थे वो गांधीवादी हैं, और वो चरखा काटते हैं घर पे। अच्छा। और मैं भी उनके साथ चरखा काटता हूँ। तो उन्हें नहीं आता था, मुझे तो आता था बचपन से। तो आपको फिर क्या होता है कि वो एज ए डायरेक्टर आपको चीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चरखा काटिए, आप शॉट कहीं से भी कैसा भी लीजिए, यू डोंट हैव टू चीट इट। तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस देता। तो पहला सीरियल था मेरा फिरदौस, उसमें भी मैं कश्मीरी एक लड़का जो शॉल बनाते हैं जी। वो उसमें भी चरखा काटता था। अरे वाह। तो ये कुछ भी आप सीख लेंगे जिंदगी में, कभी आपको काम जाया नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो आपको काम आता है। क्या बात है। मैंने सुना है म्यूजिक में भी आपका काफी, हालांकि नहीं, दरअसल थिएटर की वजह से क्या होता है कि संगीत आपके बगल में रहता है, और थोड़ा बहुत क्लासेस भी होती हैं, तो इसलिए ताकि आप कोरस में गा पाएँ या कुछ गुनगुना पाएँ या थोड़ा सा। फिर मैंने उसको ये समझ की कि चलो थोड़ा संगीत भी ज्ञान ले लिया जाए, तो भारतीय कला केंद्र में थोड़ा कुछ सीख लिया, थोड़ा रिदम विदम थोड़ा समझने के लिए। तो ऐसा कुछ संगीत में ख़ास दखल नहीं है। संगीत से मुझे एक बात याद आई, जो एक बहुत मशहूर तबला वादक हैं हमारे देश के। जी जी, उस्ताद जाकिर हुसैन। उनके नाम से फ़ोन आता है कभी आपको? रोज़ आते हैं। आज से नहीं, पहले से ही आता है। अच्छा। तो हम नाम होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलतफहमियां लोगों को हो जाती हैं। बहुत पहले की बात है, जब 98 बॉम्बे में ही था, मैं नए नए पहुँचे थे, तो मैं खेल रहा था क्रिकेट का, कुछ प्रैक्टिस चल रही थी। एक फ़ोन आया कि तब उस्ताद जी को कुछ अवार्ड मिला था। अच्छा। तो मुझे फ़ोन आ गया कि जाकिर हुसैन बोल रहे हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? सर आपका इंटरव्यू लेना है। अच्छा। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या उखाड़ दिया जो मेरा इंटरव्यू ले? मैंने तो कुछ नहीं किया अभी तक। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं?
तो मैं समझ गया ये उस्ताद जी के लिए फ़ोन है। नहीं, कहते आप तबला बजाते हैं ना, मैं कहा थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ। तो फिर वो बेचारी परेशान हो गई, तो मैंने कहा मैं उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं ढूंढ रहा। तो ऐसे बहुत फ़ोन आ जाते हैं जी। कई फ़ोन आता है कि आपका प्रोग्राम कराना है, तो मैं समझ जाता हूँ, मैं प्रोग्राम तो नहीं करता। हाँ बिल्कुल। आप तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये उनके लिए है, मगर नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो बहुत बार होता है ऐसा। जी। जाकिर भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से जितने बेहतरीन एक्टर हैं जाकिर भाई, उतनी ही बेहतरीन इंसान भी आप लोगों ने देखा होगा।